नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का जम्मू कश्मीर दौरा, बसंतपुर में की बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह के समर्थन में जनसभा, कांग्रेस और पीडीपी पर साधा निशाना। उत्तराखंड का अगला सत्र होगा पेपरलेस, अधिकारियों और विधायकों को जल्द दी जाएगी ट्रेनिंग, नेवा परियोजना से जोड़ दिया। सीएम की सख्ती का असर, 307 सड़कें खोली, 25 सितंबर को मुख्यमंत्री ने सड़कों से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट मांगी, विभाग जुटा तैयारी में। सांसद अजय भट्ट का खटीमा दौरा, शहीद स्मारक पहुंचे, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, स्वच्छता अभियान में हुए शामिल, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। और श्राद्ध पक्ष में बद्री विशाल जी के धाम श्री ब्रह्म कपाल तीर्थ स्थल पर पहुंच रहे तीर्थयात्री, पितरों का कर रहे पिंडदान और तर्पण, अब तक 9 लाख से ज्यादा कर चुके हैं दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के बसंतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह के समर्थन में रैली कर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का कार्य सिर्फ मोदी ही कर सकते थे, जो उन्होंने कर दिखाया। आप जम्मू कश्मीर के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि आने वाले समय में नौकरी देने वाले बन रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने अवंतीपुरा और विजयपुर में एम्स की स्थापना के साथ ही जम्मू क्षेत्र का सबसे पहला आईआईएम स्थापित कर जम्मू कश्मीर के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा का संस्थान देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भाइयों बहनों, जिसके बारे में देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी सोचा नहीं गया। जब से मोदी सरकार ने देश की सत्ता संभाली है, तब से देश डिजिटाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और जिन विभागों में पेपर वर्क किया जा रहा है, वो भी अब डिजिटाइजेशन की तरफ तेजी से अपना रुख कर रहे हैं। और इसी क्रम में उत्तराखंड विधानसभा में भी इसकी नींव रख दी गई है और विधानसभा का आगामी सत्र अब पेपरलेस करने की तैयारी जारी है, जिसके लिए देहरादून और गैरसैंण के भराड़ीसैंण में बनी विधानसभा को भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत NEVA परियोजना से जोड़ दिया गया है और अधिकारियों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि आने वाले 3 से 4 महीने के भीतर विधायकों को भी NEVA की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा है कि मुझे बहुत खुशी है कि हम छोटा स्टेट ज़रूर है, लेकिन ये हमारे पास हमको ये सुविधा या ये कहा गया भारत सरकार द्वारा कि आप लोग भी डिजिटाइजेशन की तरफ जाइए और हमने उसको उस अपॉर्चुनिटी को लिया। मैं धन्यवाद भारत सरकार का भी करना चाहूँगी और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार का भी कि कुछ पैसा हमें भारत सरकार से मिला और जो बाकी हमें ज़रूरत थी दोनों विधानसभाओं को, देहरादून और गैरीसैंण भराड़ीसैंण को करने की हमें दोनों सरकारों के माध्यम से फाइनेंशियल हेल्प मिली है। हम पूरी तरह से प्रयास में है कि डिजिटाइजेशन हो। उसके लिए कुछ यहाँ पर सिविल वर्क्स की आवश्यकता थी देहरादून में। गैरीसैंण में बहुत ज़्यादा सिविल वर्क्स की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज गति से करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने मंडल स्तर पर मंत्रियों को भी केदारनाथ विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए केदारनाथ विधानसभा में जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि बद्रीनाथ
के उपचुनाव के बाद अब केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होंगे। कांग्रेस की जीत के विश्वास को देखते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी जमीन की हकीकत पता चल जाएगी। हमने कहा कि अब जितने भी चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस को अपनी धरती पता चलेगी। उसमें केदारनाथ का चुनाव भी है, निकाय के चुनाव भी है, पंचायतों के चुनाव भी है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अब हम किसी भी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हम अपने उस तैयारी को संगठनात्मक दृष्टि से तो मैं कह ही रहा हूँ, अपने प्रदेश की सरकार, माननीय केंद्र के हमारे सरकार जिसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के काम के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज जनता जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद दे रही है, जिस प्रकार से हमारी बात को स्वीकार कर रही है, तो वो एक आधार बनता है चुनाव में जाने का और उसमें लड़ने का और साथ में उसमें जीतने का। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सबसे पहले शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से ही स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत गांव, शहर, गली, मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से पूरा आगे तक 15 दिन तक हम इसको चलाने वाले हैं। जगह जगह की सफाई अभियान चलना है, गांव-गांव में, मोहल्ले में, चाहे हॉस्पिटल हो या फिर कहीं रास्ते हों, बटिया हों, तो इस तरह से सफाई अभियान चला के हम पूरे सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 सितंबर से शुरू किए गए सदस्यता अभियान का आज 18वां दिन है। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में बहादुराबाद के खेड़ली गांव में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसमें 6 साल की सदस्यता होती है, जिसके बाद फिर से सदस्यता लेनी पड़ती है और हमारा सदस्यता अभियान लगातार जारी है। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने जानकारी दी कि उन्हें ज्वालापुर विधानसभा का लक्ष्य मिला हुआ है, जहां पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मात्र नाम के लिए नहीं होती। सदस्य को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित कर लिया जाता है। हर तरह से वो जुड़ा होता है, योजनाएं भी उसको पता चलती हैं और ये भी पता हमें नहीं चलता, बहुत बार हमें नहीं आती जानकारी, पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का कौन से सदस्य को फोन आ जाए और उस पर उनकी बातचीत हो, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है। ज्वालापुर विधानसभा का लक्ष्य हमारा जो मिला हुआ है उससे आगे हमें जाना है। सदस्यता अभियान के तहत आज हमारी बहन कल्पना सैनी जो राज्यसभा की सदस्य हैं, आज उनके भी 3 जगह कार्यक्रम लगे हैं। खेलड़ी में लगा है और मानूवास में लगा और मजाहिदपुर सतीवाला में लगा। तीनों जगह सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारे कार्यक्रम है और हम अपने लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर भूस्खलन से प्रदेश की करीब 400 से ज्यादा सड़क मार्ग बंद पड़े थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को 2 दिन के अंदर सभी सड़क मार्ग को खोलने के निर्देश दिए थे। उसको लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार काम पर जुट गया है। प्रमुख अभियंता इंजीनियर दीपक कुमार ने कहा कि प्रदेश की बंद पड़ी अधिकतर सड़कों को खोल दिया गया है और आज की डेट में करीब 113 सड़कें बंद हैं, जिनको जल्दी ही खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के एससी और चीफ को निर्देश दिए हैं कि वो जनपद का भ्रमण करें और जहां पर सड़कें बंद हैं उनको जल्द खुलवाकर यातायात को बहाल करवाएं। सीएम साहब के निर्देश हैं कि मतलब तत्काल सड़कों को खोला जाना चाहिए। पिछले दिनों कॉन्टिन्यूस रेंज से एक स्थिति ऐसी आई कि प्रदेश में लगभग 350 सड़कें बंद हो गई थी और तो उसको हमने अब काफ़ी खोल लिया है। आज की डेट में 113 सड़कें हमारी बंद हैं विभिन्न कैटेगरी की
और उनको भी हम जो है तत्काल जो है खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं, बशर्ते फ्रेश थोड़ा सा मौसम अगर जो ना खराब ना हो। रामनगर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए लखनपुर चुंगी पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में बैठने के बाद बीजेपी के सांसद और मंत्री अपनी मर्यादाओं को पूरी तरह से खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी और उन्हें दी गई जान से मारने की धमकी को लेकर पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। उन्होंने बीजेपी नेताओं से मर्यादाओं में रहकर बयानबाजी करने की बात करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमने भाजपा के विधायक और भाजपा के केंद्रीय मंत्री और सांसद इन लोगों का पुतला फूंका है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ इन्होंने अभद्र टिप्पणी करी है और उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने गिरबान में झांक के देखें कि आप कितने देश के प्रति निष्ठावान हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और महिला अपराध आपके द्वारा, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, और लेकिन आप अनगढ़ बयानबाजी करके देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ लोगों को वो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हमने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज लखनपुर चुंगी पर उन सबका पुतला दहन किया है और इनसे मांग करी गई है कि आप तत्काल प्रभाव से श्री राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगे। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल हाईकोर्ट ने महिला कर्मी से दुष्कर्म के आरोप में नामजद नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे जघन्य अपराधों की आरोपी को अंतरिम राहत देने से विवेचना में बाधा पहुंच सकती है और वो सबूत से छेड़छाड़ कर सकता है। एकल पीठ ने मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका पर 17 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि आरोपी किसी अंतरिम राहत के योग्य नहीं है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को खारिज किया जाता है। न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एससी छात्रों के लिए जल्दी ही छात्रावास बनकर तैयार होगा। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था मंडी समिति के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। लगभग 4 करोड़ 29 लाख की लागत से बनने जा रहे इस छात्रावास में 50 छात्रों के रहने की सुविधा उपलब्ध होगी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर डीपी भट्ट ने बताया कि छात्रावास के बनने से महाविद्यालय के छात्रों को लाभ मिलेगा और दूर दराज से आने वाले छात्र महाविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही महाविद्यालय में खेल मैदान के लिए भी शासन स्तर पर भूमि ट्रांसफर की कार्यवाही चल रही है और जल्दी ही खेल मैदान और ऑडिटोरियम भी महाविद्यालय में बनकर तैयार हो जाएंगे। ये बाबू जगजीवन राम हॉस्टल बन रहा है। ये समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें कार्यदायी संस्था मंडी परिषद है। इसमें इसका एरिया लगभग 1718 वर्ग मीटर है और प्लेन्थ एरिया जो है 547 वर्ग मीटर है। ये 50 छात्रों के लिए बन रहा है, 80 छात्रों के लिए होगा। ये 3 तल में हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर का है। इसमें जो है 4 करोड़ 29 लाख का इसका बजट है। सर कब तक? 1.5 साल इसमें लगेगा, बनने में तैयार होगा और बाकी जैसे ही बनेगा वो फिर कॉलेज को हैंड ओवर करेगा। महाविद्यालय के छात्रों को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो छात्र ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएंगे और ऐसे छात्र जो काफ़ी दूर से हैं वो भी यहाँ पर रह सकेंगे। इसके लिए प्रयासरत हैं हम, बल्कि ये खेल मैदान के लिए लैंड ट्रांसफ़र की बात चल रही है, जो कि शासन स्तर पर विचाराधीन है
तो जैसे ही ये लैंड ट्रांसफ़र हो जाएगी फिर इसका कार्य चलेगा। गिरने का भय तो वहीं दूसरी ओर पिंडर नदी और पहाड़ी के बीच में टूटे फूटे रास्तों से बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाते हुए लोग। ये तस्वीर काफी है बताने के लिए कि संसाधनों के अभाव में इन पहाड़ों में ये लोग कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। बरसात के इस मौसम में जगह जगह चट्टानों से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इन्हीं खतरनाक रास्तों से बुजुर्ग बीमार महिला को अस्पताल ले जा रहे लोगों की ये तस्वीर देवाल विकास खंड के एरठा गांव की है। उधम सिंह नगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ग्राम भमरोला कोतवाली के कमलदेव तिवारी ने बताया कि वो अपने बेटे अभिषेक को कनाडा भेजना चाहते हैं। इसे लेकर उसकी मुलाकात शिखराना मेट्रोपोलिस सिटी से हुई। आरोपी महिला ने उसकी मुलाकात साल 2021 को गौरव नाम के एक युवक से कराई, जहां बेटे को कनाडा भेजने के नाम पर 20 लाख रुपए का खर्चा बताया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।